नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली DIS के टेस्ट कर रहे हैं यूपी पीसीएस और आरओ के लिए, उसी में जो आज टेस्ट नंबर तीसरे का ये लास्ट पार्ट है। और भी टेस्ट जो है कंप्लीट करा दिया जा चुका है। और आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले समय में उसमें PDF और क्यूज भी दिए जाएंगे। और ऐसे के लिए भी ऐसे भी उस पर दिए जाएंगे। उसके लिए सुबह में डेली जनसत्ता का संपादकीय कराया जाता है, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है आज का प्रश्न। तो द्वारा 11 की जनगणना, अनुसूचित जाति जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7% है। और दूसरा कथन क्या है कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 15.6%। तो देखें तो इसमें क्या करना है, सही कथन का चयन करना है। तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितना है, तो 20.7% है, सही दिया हुआ है। वही अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 15.6% है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। क्योंकि कितना है, तो कितना है, 16.6% है। कितना है, 16.6% है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना है, तो 16.6% है। तो इस प्रकार ये देखें तो ये गलत है। और हम लोग थोड़ा सा जनगणना के बारे में जाने तो देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी क्या है, अर्थशास्त्र तथा अबुल फजल द्वारा जो रचित आईने अकबरी है, उनमें भी जनगणना क्या है तो उल्लेख है। जो 1595 में जो आईने अकबरी जो लिखता है अबुल फजल। और बता दें कि जो ब्रिटिश भारत में देखा जाए तो ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब होता है, तो ये 1872 में। पहली जनगणना कब होता है, 1872 में। किसके समय में, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होता है। किसके समय में, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होता है। और वही देखें तो नियमित रूप से जनगणना देखें तो किसके समय में होता है, तो ये लॉर्ड रिपन के समय में होता है। और ये प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या क्रमवार आकलन प्रारंभ होता है। किसके समय में, तो लॉर्ड रिपन के समय में होता है। देखें तो आज भी जारी है। और इस प्रकार देखें तो 1872 में हुई जनगणना को शामिल करते हुए अब तक देखें तो 15वीं जनगणना हो चुकी है। और वही बता दें कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होती, तो 1951 में हुई। जिसके जनगणना के आयुक्त कौन थे, तो उस समय RN गोपाल स्वामी थे। ठीक है, वही देखें तो एक और फैक्ट आता है कि 2011 की जनगणना भारत की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की यह जनगणना देखी जाए तो कौन सी है, तो 7वीं जनगणना है। और वही 2011 की जनगणना में 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है। और उस समय जो 15वीं जो जनगणना थी उसका जो नारा क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। ठीक है, और शुभंकर देखे तो कौन था, तो ये प्रगणक शिक्षिका थी। ठीक है, और जनगणना क्या है, तो जनगणना देखे तो जनगणना ये आप लोगों को फैक्ट हम रिवाइज करा दे रहे हैं। जनसंख्या देखें तो ये जनगणना जो है कि जनगणना का शुभंकर क्या है, तो प्रगणक शिक्षिका है। और वही जनगणना क्या है, तो ये संघ सूची का विषय किसका है, तो संघ सूची का विषय। अर्थात जो है कि देखें तो जनगणना कार्य केवल केंद्र सरकार के निर्देश में किया जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा यूपी का है, तो यूपी के बारे में हम लोग जान जाए तो यूपी की जो सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता वाले जिले हैं तो कानपुर नगर है। ठीक है, कानपुर नगर में सर्वाधिक है। वही श्रावस्ती में क्या है, तो श्रावस्ती में सबसे कम है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले देखें तो गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पर है, तो गौतम बुद्ध नगर में। सबसे कम कहाँ पर है, तो पुरुष जो है कि साक्षरता, तो ये श्रावस्ती में है। और भी कुछ फैक्ट हैं वो आप लोगों को बता देते हैं। देखें तो यूपी में देखें तो 0 से 6 आयु वर्ग के लिंग अनुपात कितना है, तो 902। 1000 में कितना है, तो 902 है। कितना है, 902 है। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों में लिंग अनुपात कितना है, ये पूछ रहा है प्रश्न। कितना है, तो ए दिया है 931 दिया है, बी दिया है 941, सी दिया है 951, डी दिया है 961। तो कितना है, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों में लिंग अनुपात कितना है, तो 951 है। कितना है, 951 है। वहीं देखा जाए तो और वही अनुसूचित जातियों में देखें तो उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात कितना है, तो इसमें देखें तो कितना है, तो 907 है। कितना है, 907 है। ठीक है, वही अनुसूचित जनजातियों में कितना है, तो 951 है। और वही औसत साक्षरता देखिए उत्तर प्रदेश का, तो कितना है औसत साक्षरता 2011 के हिसाब से, तो 67.72% है। वही 2001 से 11 के दौरान देखें तो औसत साक्षरता में वृद्धि हुई। कितना, तो 11.36%। कितना वृद्धि हुई, तो 11.36% की वृद्धि हुई। ठीक है, और जनघनत्व में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है, तो 9वां है। कितना है, तो 9वां है। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। वही साक्षरता में देखा जाए तो साक्षरता में सभी राज्यों में स्थान 2011 के हिसाब से देखा जाए तो 29वां है। 29वां जो है ये है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 55 नंबर देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य है, तो प्रतिशत में हम लोग को देखना है। तो ए दिया है असम दिया है, बी उड़ीसा दिया है, सी बिहार दिया है, डी मिजोरम दिया है। तो क्या हो जाएगा, देखें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है, तो ये बिहार है।
ये कौन सा है, ये बिहार है। तो बिहार में देखें तो कितना है 88.70% है, ठीक है 88.70% है। वही असम में कितना है तो 83.92% है, कितना है 83.92% है। वही उड़ीसा में देखें तो कितना है, उड़ीसा में 83.32% है, ठीक है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है तो बिहार है, ठीक है। हम लोग अभी देखें 88 कितना है 88.70% है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना विनायक दामोदर दास सावरकर ने 1904 ईस्वी में की थी। इस संस्था के लोगों ने प्लेग कमिश्नर आयस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो देखिए क्या है, मित्र मेला की स्थापना नामक संस्था कौन करता है, तो ये कौन करता है इसमें, तो दामोदर दास सावरकर 1904 ईस्वी में करते हैं। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। और इस संस्था के लोगों ने प्लेग कमिश्नर आयस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। तो इनका नहीं बल्कि किसका किया था, तो ये न्यायाधीश जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसकी, तो न्यायाधीश जो जैक्सन थे उनकी मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये इसका 56 का ये हो जाएगा। और यही देखें तो जो ये मित्र मेला जो नामक संस्था थी आगे चल के क्या हो जाता है, तो ये अभिनव भारत में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। तो ए दिया है विलियम बेडनबर्ग, बी दिया है एओ ह्यूम, सी दिया है रजनी पाम दत्त और डी दिया है बाल गंगाधर तिलक। तो किसने कहा है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई है, तो ये रजनी पाम दत्त ने किया था। किसमें किया, तो इनकी पुस्तक कौन सी थी, तो इंडिया टुडे में क्या लिखा है, तो कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व क्या है, तो निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित रहता नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। एक और क्या दिया, एक और समाचार पत्र दिया है, एक और संस्थापक और संपादक दिए हुए हैं। तो देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, सोशलिस्ट जो है कि पत्र की स्थापना कौन करता है, संपादक कौन होते हैं, तो संस्थापक कौन होते हैं, तो सोशलिस्ट की कौन होते हैं, तो एस डांगे होते हैं। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड की कौन करते हैं, तो सचिदानंद सिन्हा जी होते हैं, ठीक है। बम्बई दर्पण की स्थापना कौन करता है, तो बाल शास्त्री जी करते हैं। और बंगाली के कौन, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर देखें तो आपका ए का क्या हो गया, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो गया, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, ए का 4 बी का 3 देखते हैं किसमें है, ए का 4 बी का 3। तो एक डी में ऑप्शन में यही दिया है, तो क्या हो जाएगा 58 का डी हो जाएगा आंसर इसका, 58 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 59 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक तिथि को खिलाफत दिवस जो है कि मनाया गया था, तो क्या दिया आंसर इसका, ए दिया 23 नवंबर 1919 को, बी दिया 31 अगस्त 1920 को, सी दिया 20 जून 1920 को, डी दिया 13 मार्च 1920 को। तो देखें तो खिलाफत दिवस कब मनाया गया, तो 31 अगस्त 1920 को। कब मनाया गया, तो 31 अगस्त 1920 को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा 31 अगस्त 1920 को। और बता दें कि 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और इसमें देखें तो गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिमों की संयुक्त बैठक में असहयोग को क्या, तो असहयोग को अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। वही 31 अगस्त 1920 के दिन ही तो खिलाफत दिवस मनाया गया था, जानने का इस दिन निर्णय लिया गया। तो आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। वर्ष 1930 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सामंतवाद क्या है, सामंतवाद के उन्मूलन तथा लगान व कर्जों के में छूट की मांग की गई थी। तो इसमें क्या देखना है, एक और कथन है, अभिकथन एक और कारण है। तो इसके प्रश्न देखने हैं। तो देखें तो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो 1930 में नहीं बल्कि कब किया, तो 1936 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो NV रंगा तथा स्वामी शाहजहां के प्रयासों से किया गया था, ठीक है। और ये सामंतवाद के उन्मूलन तथा लगान व कर्जों में छूट की मांग की गई। तो ये बिल्कुल सही दिया होता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा 60 नंबर का, तो 60 नंबर का ए गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करता नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। तो इसमें एक और क्या दिया, एक और प्रमुख व्यक्ति दिया है, एक और जन्म स्थान दिया है। तो मैथिली शरण गुप्त ये कहाँ से संबंधित थे, तो मैथिली शरण गुप्त कहाँ से थे, देखें तो मैथिली शरण गुप्त कहाँ से थे, तो ये झांसी से। कहाँ से थे, ये झांसी से थे। तो क्या हो जाएगा ए का 4 हो गया, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहाँ से थे, तो ये बस्ती से थे। ये कहाँ से थे, बस्ती से। और राहुल संकीर्तन के यहाँ से थे, तो ये आजमगढ़ से थे, ठीक है। और धर्मी भारती कहाँ से थे, तो ये प्रयागराज से संबंधित थे। तो देखें तो ए का क्या हो गया, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो गया, ठीक है। और बी का क्या हो गया, बी का 3 हो गया, बी का 3 हो गया, ए का 4 हो गया, बी का 3, ए का 4 बी का 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखें तो 61 नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यक्तित्व है उनको देख लेते हैं कौन कहाँ से थे।
तो देखें तो रैदास कहाँ से थे, तो रैदास जो है कि वाराणसी से थे। ये कहाँ से, वाराणसी से थे। वही मुंशी प्रेमचंद जी कहाँ से थे, तो मुंशी प्रेमचंद जी कहाँ से थे, तो ये वाराणसी से थे। ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी लोग देखे हैं, ये भी वाराणसी से थे। सुमित्रानंद कहाँ से थे, तो ये उत्तराखंड में थे। लेकिन यह कर्मभूमि कहाँ पे था, तो प्रयाग या प्रतापगढ़ में था। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये कहाँ से थे, देखें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये बंगाल, लेकिन बल्कि कर्मभूमि का क्या, तो प्रयागराज था। जयशंकर प्रसाद कहाँ से थे, तो ये वाराणसी से थे। हरिवंश राय बच्चन ये कहाँ से, तो ये प्रतापगढ़ से थे, प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ से थे। वही पंडित प्रताप नारायण मिश्र ये कहाँ से, तो ये कानपुर से थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ये कहाँ से थे, तो ये रायबरेली से थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ये कहाँ से थे, तो रायबरेली से थे, ठीक है। और वही देखें तो मलिक मोहम्मद जायसी ये कहाँ से, तो ये भी ये अमेठी से थे। मैथिली शरण गुप्त को भी हम लोग देखेंगे, ये कहाँ से, तो झांसी से थे। उसके बाद से आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी हम लोग देखिए, ये बस्ती से थे। और देखा जाए तो और कौन कौन है, तो आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी कहाँ से, तो ये बलिया से थे, ठीक है। सचिदानंद हिरानंद वात्स्यायन जी को आगे भी कहा जाता है, कहाँ से हैं, तो कुर्सीनगर से हैं, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा ये कहाँ से थे, तो वृंदावन लाल वर्मा ये झांसी से थे, ठीक है। राहुल संकीर्तन ये कहाँ से, तो आजमगढ़ से थे। धर्मवीर भारती ये कहाँ से, तो ये प्रयागराज से थे, जिनके क्या, तो गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा भी इन्हीं की रचना है। विश्व की रूपरेखा ये किसकी है, तो राहुल संकीर्तन जी की है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा ये कहाँ से थे, तो ये गोरखपुर से थे, जिनकी रचना है उनकी चितवन की छाएँ और क्या है, साहित्य की चेतना और रीति विज्ञान की रचनाएं हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। अतरौली घराने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्रुपद धमार गायन के लिए प्रसिद्ध था। स्थापना आजमगढ़ के अतरौली गांव में। फिर गजल की बेगम अख्तर इसी घराने की थी। काले खां और चाँद खां द्वारा स्थापना की गई थी। तो देखें इसमें क्या हो जाएगा, तो ध्रुपद धमार गायन के लिए अतरौली घराना प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। इसकी स्थापना आजमगढ़ के अतरौली गाँव में होता है, गलत दिया हुआ है। और गजल की बेगम अख्तर इसी घराने की थी, तो ये गलत दिया हुआ है। काले खां और चाँद खां द्वारा स्थापना की गई थी, तो ये भी ये क्या है, तो ये सही है। तो देखें तो अतरौली घराने की स्थापना कहाँ पर होती है, अलीगढ़ के निकट अतरौली गांव में काले खां और चाँद खां के द्वारा होता है। और यह घराना देखें तो ध्रुपद धमार गायन के लिए प्रसिद्ध था। और गजल की बेगम अख्तर ये कहाँ से थी, तो ये लखनऊ से संबंधित है। कहाँ से, तो लखनऊ घराने से संबंधित है। और भी जो लोग हैं लखनऊ घराने से, उनको हम लोग देख लेते हैं एक जगह। तो देखिए कुदऊ सिंह कहाँ से थे, तो कुदऊ सिंह पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद ये कहाँ से हैं, तो ये लखनऊ घराने से हैं, जो पखावज वादक हैं। वही सादी कली ये कहाँ से थे, तो ये सादी कली भी जो है कि, और सारंगी ये भी सारंगी वादक हैं, ये कहाँ से थे, तो ये भी लखनऊ घराने से हैं, ठीक है। और देखा है तो लखनऊ घराने में कौन कौन है, तो रजा खां हैं। कौन कौन से हैं, तो एक रजा खां है, ठीक है, रजा खां ये भी लखनऊ घराने से संबंधित हैं। गुलाम अहमद हैं, कौन है, गुलाम अहमद हैं। फिर उसके बाद से रहीमन सेन भी ये कहाँ से हैं, तो ये भी लखनऊ घराने से हैं। फिर उसके बाद से इलियास खां भी ये कहाँ से, तो ये लखनऊ घराने से हैं। ये कैसे, ये कौन है, तो ये सितार वादक लोग हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो सूची एक को सूची 2 से सुमिलित करता नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। 63 नंबर प्रश्न है। तो एक और प्रमुख स्थल दिया है, एक और जिला दिया है। तो गढ़वा ये कहाँ पर है, तो गढ़वा आपका प्रयागराज में है। ये कहाँ पर है, तो प्रयागराज में है, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा, एक अथरी हो गया। देवगढ़ कहाँ पर है, तो देवगढ़ आपका ललितपुर में है। कहाँ पर है, ललितपुर में। बांसखेड़ा ये कहाँ पर, तो ये शाहजहाँपुर में। कालिंजर कहाँ पर है, तो बांदा में। तो क्या हो जाएगा, ए का 3 बी का 1 देख लेते हैं। ए का 3 बी का 1 किस में है, तो आपका सी हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसी में है ए का 3 बी का 1। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 63 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 63 नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सपरार नहर से लाभान्वित जिले निम्न में से कौन कौन से हैं, तो क्या दिया है, कौन कौन से हैं। तो पहला दिया है जालौन दिया है, दूसरा झांसी दिया है, तीसरा दिया हमीरपुर, चौथा दिया है ललितपुर। तो देखें तो कौन कौन से, तो सपरार नहर से कौन कौन जिले हैं, तो झांसी है। कौन कौन से, तो झांसी और हमीरपुर है। बल्कि ये गलत दिया हुआ है, जालौन और ललितपुर नहीं है, ठीक है। जालौन और ललितपुर नहीं, बल्कि झांसी और कौन कौन से, तो हमीरपुर है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, 64 का इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनें। तो देखिए जो जायकवाड़ी परियोजना है ये किस पे अवस्थित है, तो ये गोदावरी नदी पर है। कहाँ पर है, तो गोदावरी नदी पर है जायकवाड़ी। तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सरदार सरोवर है कहाँ पर, तो नर्मदा नदी में है। दुलस्ती कहाँ पर है, तो चिनाब नदी पर। उकाई ये कहाँ पर है, ताप्ती में है। तो क्या हो जाएगा, ए का 3 बी का 4 देख लेते हैं। ए का 3 बी का 4 और फिर उसके पास दुलस्ती है कहाँ पर, तो चिनाब पे है। तो सी का 2, ए का 3 बी का 4 सी का 2 और डी का क्या हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया इसमें 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। आर्द्र भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कछारी युक्त भूमि की वह सतह जहां जल निकास की अल्पतम व्यवस्था होती है। दूसरा दिया है आंतरिक आर्द्र भूमि प्राकृतिक होती है। मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं, केवल 1, केवल 2। सी दिया है सभी, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं।
तो आर्द्र भूमि के संबंध में देखना है, कछारी युक्त भूमि की वह सतह जहाँ जल निकास की अल्पतम व्यवस्था होती है, तो ये सही दिया हुआ है। आंतरिक आर्द्र भूमि प्राकृतिक होती है, ये बल्कि गलत दिया हुआ है, क्योंकि प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की होती है, और मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इस प्रकार ये सही हो जाएगा। केवल क्या है, तो केवल देखें तो दो कथन इसमें सही दिए हुए हैं, तो केवल क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। और हम लोग थोड़ा सा आर्द्र भूमि के बारे में जाने तो आर्द्र भूमि क्या होता है, तो देखें तो दलदल एवं कछारी युक्त भूमि की वह सतह जहाँ जल निकास की क्या है, तो जल निकास की अल्पतम व्यवस्था होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको आर्द्र भूमि कहा जाता है। और आर्द्र भूमि को आंतरिक आर्द्र भूमि तथा समुद्र तटीय में भी वर्गीकृत किया जाता है। और आंतरिक आर्द्र भूमि क्या होती है, तो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग जाने इस प्रकार। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न 67 नंबर। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करता नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। तो बता दें कि जो डे और थीम वाले प्रश्न हैं, इसे देखा है तो एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न बन जाता है। ठीक है, थीम पूछ लेगा कभी, तो कभी डेट पूछ लेगा। तो एक और क्या है, एक और प्रमुख दिवस है, एक और दिनांक है। तो देख लेते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया, तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया, तो 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो एक का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। विश्व मगरमच्छ दिवस कब है, तो 17 जून को मनाया जाता है। विश्व डॉल्फिन दिवस कब है, तो 5 अक्टूबर को, ये शायद 2023 प्रीलिम में आ भी चुका है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो देख लेते हैं, ए का क्या हो जाएगा आपका, ए का 3 हो गया, उसके बाद से ए का 3 होगा। बी का क्या हो जाएगा, तो बी का आपका बी का 2 हो गया, ए का 3, बी का 2, और सी का क्या हो जाएगा, तो सी का 1 हो गया, सी का 1 हो गया। तो इसमें दिया है डी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 67 का क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित पर्यावरण समझौतों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से कूट का प्रयोग करते हुए उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एक और क्या दिया है, देखिए सॉरी, एक ये क्या है, पहला तो स्टॉकहोम कन्वेंशन दिया है, दूसरा क्या दिया है, कार्टेजा प्रोटोकॉल दिया है, तीसरा दिया है रॉटरडम कन्वेंशन दिया है, चौथा दिया है जैविक विविधता कन्वेंशन दिया। तो देखिए इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो आजकल इस प्रकार प्रश्न भाई देखा है तो खूब बन रहे हैं एग्जाम में। तो देख लेते हैं क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ये कब होता है, तो 1992 में। कब होता है, तो 1992 में होता है। ठीक है, 92 में होता है। फिर उसके बाद से कार्टेजा प्रोटोकॉल ये कब होता है, 1994 में। और रॉटरडम कन्वेंशन कब होता है, तो 1998 में। कब होता है, 1998 में। फिर जैविक विविधता कन्वेंशन ये कब होता है, 2001 में। कब होता है, तो 2001 में होता है। ठीक है, 2001 में होता है। तो इस प्रकार देखें तो क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देख लेते हैं फिर से। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन 1992 में, 1992 में। फिर उसके बाद से कार्टेजा कब होता है, तो 1994 में। फिर उसके बाद से देखें तो रॉटरडम कब होता है, 1998 में। फिर स्टॉकहोम कब होता है, तो सॉरी एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन कब होता है, तो ये 2001 में होता है। कब होता है, 2001 में होता है। ठीक है, कार्टेजा प्रोटोकॉल कब होता है, तो ये आपका 1994 में होता है। ठीक है, रॉटरडम कन्वेंशन कब होता है, तो ये 1998 में होता है। कब होता है, 1998 में होता है। और स्टॉकहोम ये जैविक विविधता कन्वेंशन कब होता है, तो ये 1992 में होता है। 1992 में होता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 4 सबसे पहले क्या आ जाएगा, 4 आएगा। उसके बाद से देखें तो एक, उसके बाद से 2 आएगा, उसके बाद से 3 आएगा, उसके बाद से 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 68 नंबर क्या हो जाएगा आंसर जिसका, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 69 नंबर प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करता नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो क्या दिया, एक और वेटलैंड दिया, एक और राज्य दिया है। तो कंजली ये कहाँ पर है, तो कंजली आपका पंजाब में है। कंजली वेटलैंड कहाँ पर है, तो पंजाब में है। ठीक है, लोकटक कहाँ पर है, तो लोकटक आपका मणिपुर में है। रेणुकूंड कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश में। रुद्र सागर कहाँ पर, तो ये त्रिपुरा में है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा आपका, ए का 4 हो गया, बी का 3, ए का 4, बी का 3 देख लेते हैं, ए का 4, बी का 3। और रेणुकूंड कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश में। ए का 4, बी का 3, सी का 1, और क्या हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 69 नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। 69 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया था। तो ए किसमें, तो ए 11वीं में, बी दिया है 9वीं में, सी दिया है 12वीं में, डी दिया है 10वीं में। तो देखें तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया है तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जिसका टाइम पीरियड क्या, तो 1997 से लेकर के 1997 से लेकर के क्या था, 2000 तक था। 1997 से लेकर के 2000 तक था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को किस वित्तीय वर्ष के बजट में प्रारंभ किया गया था। तो ए दिया है 2007-2008 में, बी दिया है 9 से 10 तक, सी दिया है 11 से 12 में, डी दिया है 2014 से 15 में। तो बता दें
प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा किस वित्तीय वर्ष में, तो 2011 से 12 में किया गया था। और जो प्रभावी राजस्व घाटा होता है इक्वल टू क्या होता है, तो राजस्व घाटा माइनस की क्या होता है, पूंजी संपत्तियों के सृजन से संबंधित अनुमान होता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। तो देखिए एक और क्या दिया है, एक और समिति दिया है, एक और जो समिति है किस पे काम किया तो वो दिया हुआ है। तो दत्त समिति ये किससे संबंधित हुए थे, दत्त समिति औद्योगिक लाइसेंस से, चक्रवर्ती समिति तो मौद्रिक प्रणाली से, राजमन्नार समिति तो किसके लिए, तो केंद्र राज्य संबंध से, वांचू समिति तो ये प्रत्यक्ष कर से। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ए का 3, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1 और सी का क्या हो जाएगा, सी का 4 और डी का 3। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 72 का आपका डी हो जाएगा आंसर, इसका 72 का डी हो जाएगा। तो आइए चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं और भी जो समितियां हैं क्या क्या काम की और क्या क्या उनका लक्ष्य था। तो देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग एक बार जो प्रमुख समितियाँ हैं, ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी जो आर्थिक से संबंधित हैं और आयोग हैं, देख लेते हैं। तो महालनोबिस लवोनिस समिति है, ये कब बनती है, तो 1960 में इसका गठन होता है। ये क्या कहते हैं, तो ये इनकी कार्य क्या होता है, तो आय वितरण का आकलन करना इनका काम होता है। उसके बाद से देखें तो खुसरो समिति आती है, कब आती है, तो 1989 में। कब आती है, 1989 में। और ये क्या करती है, तो कृषि और ग्रामीण साख के बारे में इनका कार्य होता है। फिर उसके बाद से देखा तो दातीवाला समिति किससे संबंधित है, तो दातीवाला समिति ये बेरोजगारी अनुमान से 1968 में आता है। उसके बाद से सरकारी आयोग है केंद्र राज्य संबंध से 1983 में। ठीक है, उसके बाद से गोईपोरिया समिति, ये तो क्या करते हो, बैंकिंग सेवा सुधार में गोईपोरिया समिति क्या करती है, तो इसका काम क्या होता है, तो गोईपोरिया समिति की बैंकिंग सेवा सुधार 1990 में। ठीक है, उसके बाद से देखें तो गोस्वामी समिति आती है, गोस्वामी समिति तो ये क्या करती है, तो औद्योगिक रुग्णता के बारे में 1993 में। ठीक है, 1993 में इसका गठन होता है। उसके बाद से देखें तो नरसिंह समिति ये क्या करती है, तो वित्तीय सुधार से संबंधित है। ठीक है, और ये कब आता है, तो 1991 में इसका गठन होता है। फिर उसके बाद देखें तो राजा जे चलैया समिति आती है, राजा जे चलैया समिति ये कब होती है, तो ये 1991 में। इनका क्या काम होता है, ये कर सुधार से संबंधित है। ठीक है, देखें तो उसके बाद से जानकी रमन समिति ये क्या करते हैं, तो ये प्रतिभूति घोटाला के बारे में बताते हैं। 1992 ईस्वी में इनका गठन होता है। मल्होत्रा समिति कब आती, तो बीमा सुधार के संबंधित है, ये 1993 में गठन होता है। उसके बाद से देखें तो भंडारी समिति थी, ये क्या करती, तो ये क्षेत्रीय इनका कार्य क्या था, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना 1994 में क्या होता है, तो गठन होता है। उसके बाद से देखें तो आबिद हुसैन समिति ये क्या थे, तो ये लघु उद्योग से संबंधित थे, 1995 में इसका गठन होता है। उसके बाद देखें तो मीरा सेठ समिति ये क्या करते हैं, तो ये हथकरघा विकास में कार्य करते हैं और 1995 में इसका गठन होता है। ठीक है, उसके बाद देखें तो महाजन समिति आती है चीनी उद्योग के लिए 1997 में। एक और नाम आता है एस तारापुर का इनका कार्य क्या होता है, तो रुपयों की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता इनका कार्य होता है, 1997 में इसका गठन होता है। ठीक है, उसके बाद से देखें तो वीएस व्यास समिति ये कब आती है, तो 2000 में कृषि और ग्रामीण शाखा विस्तार के लिए। फिर सुरेश तेंदुलकर समिति ये क्या होता है, तो गरीबी इनका मुख्य जो एक कार्य रहता है, इस पर काम करना, 2005 में इसका गठन होता है। और सच्चर समिति देखें तो सच्चर समिति ये क्या होता है, तो मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के लिए इनका काम होता है, 2005 में इसका गठन होता है। रंगराजन समिति कौन सी आती है, तो रंगराजन समिति इसकी गठन कब होता है, 1993 में। और इनका काम क्या होता है, भुगतान संतुलन के बारे में परीक्षण करते हैं। और देख लेते हैं डॉक्टर कीर्ति और पारिक समिति, तो डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति और पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव देते हैं, 2013 में इसका गठन होता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत कौन से किस्में शामिल नहीं है, तो क्या देखना है इसमें कौन से किस्में शामिल नहीं है। तो वित्तीय प्रशासन है, ठीक है, वित्तीय प्रशासन दिया है, बी दिया है सार्वजनिक व्यय दिया है, सी दिया है सार्वजनिक ऋण दिया है, डी दिया है व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। तो देखें तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो वित्तीय प्रशासन शामिल है, सार्वजनिक व्यय भी शामिल है और सार्वजनिक ऋण भी शामिल है, बल्कि व्यावसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन है गलत दिया हुआ, जिस प्रकार क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ संबंध को संचालित करती है, तो देखें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया है, बी दिया है नाबार्ड दिया है, सी क्या दिया है, तो कारपाट दिया है, डी दिया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दिया है। तो देखें तो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध के संचालित करते, तो ये नाबार्ड करती है, जिसकी स्थापना कब 12 जुलाई 1982 को होती है। कब 12 जुलाई 1982 को स्थापना होता है इसका। ठीक है, और ये देखें तो
1995-96 में ग्रामीण आधारभूत ढांचे के वित्तीय हेतु की गई जाती है इसकी स्थापना। 1995-96 में लगभग विकास कोष की स्थापना। और 1982 में एक और क्या करता है तो नाबार्ड द्वारा इसके अर्थ प्रबंध का संचालन किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। एक और तीर्थंकर दिया, एक और प्रतीक दिया है। तो क्या अजीतनाथ क्या है तो अजीतनाथ का गज है। हमने कई वीडियो में इसको रिवाइज करा चुका हूँ। अजीतनाथ क्या हो जाएगा, गज हो जाएगा, हाथी हो जाएगी। शीतलनाथ क्या था तो शीतलनाथ का श्रीवत्स था। पूज्यनाथ क्या था तो ये पूज्यनाथ का महिष था। वही शांतिनाथ क्या था तो मृग था, ठीक है, मृग था। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ए का 3 बी का 1 देख लेते हैं। ए का 3 बी का 1 सी का 4 डी का 2 तो किसमें हो जाएगा इसका आंसर तो 75 का। 75 का क्या हो जाएगा 75 का 75 नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। 75 नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर तो बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, केंद्र प्रांतों में बटा था, प्रांतों का प्रशासन राजस्व के अधीन था। प्रवेष्टा चल मुद्रा का नियमन करने वाली अधिकारी थी। तो क्या दिया है, केंद्र प्रांतों में बटा था, प्रांतों का प्रशासन राजवंश के अधीन था। तो ये सही दिया हुआ है। प्रवेष्टा चल मुद्रा का नियमन करने वाले अधिकारी थी, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि प्रवेष्टा क्या करती तो ये फौजदारी से संबंधित थी। फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार 76 क्या हो जाएगा, 76 का ये हो जाएगा आंसर इसका। 76 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था तो पशुपालन था। पशुपालन का महत्व बढ़ गया था। कृषि का हो गया तो कम हो गया था। तो इसमें क्या देखना है, इसमें सही कथन को देखना है। तो इसमें कौन कौन से सही हैं तो देखें तो इसमें दोनों कथन गलत दिया हुआ है, ठीक है, दोनों कथन गलत दिया हुआ है क्योंकि देखें तो आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था तो कृषि था। क्या था, कृषि था, ठीक है। आर्यों का प्रमुख कार्य क्या था तो कृषि था। और जो पशुपालन का महत्व बढ़ गया था, कृषि का कम हो गया था। तो इस प्रकार देखें तो इसमें देखें तो क्या हो जाएगा कि जो कृषि का महत्व था वो अधिक था, ये अपोजिट दे दिया है। और पशुपालन का महत्व क्या होगा तो घट गया था, ठीक है। कृषि का महत्व बढ़ गया था, वही पशुपालन का महत्व घट गया था। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 77 क्या हो जाएगा, 77 का डी हो जाएगा, ठीक है, 77 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। और आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, ये गलत दिया हुआ क्योंकि क्या था तो कृषि था। 77 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 78 प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। उस समय वहाँ का प्रशासक क्या था तो सुविशाख था, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें सही कथन का चुनाव करना है। तो देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया तो सही दिया हुआ है। और उस समय वहाँ का प्रशासक कौन था तो सुविशाख था, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि उस समय यहाँ का प्रशासक कौन था तो ये पुष्यगुप्त वैश्य था, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका आंसर तो केवल 1 हो जाएगा। 78 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। और इसका उल्लेख देखें तो कहाँ मिलता है तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। कुमारगुप्त कालीन अभिलेख के संदर्भ में निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है तो एक क्या दिया है, ए दिया है बिरसल अभिलेख, ये कहाँ पर तो एटा में। कर्दमडंडा अभिलेख ये अयोध्या में, ठीक है। मनकुंवर अभिलेख यहाँ पर दिया प्रयागराज में दिया है। तुमैन अभिलेख कहाँ पर तो ये मैनपुरी में दिया है, बल्कि ये गलत है, ठीक है। तो बिलसण अभिलेख कहाँ पर तो ये एटा में, ये सही दिया हुआ है। कर्मदंडा अभिलेख ये कहाँ पर तो अयोध्या में, ये भी सही है। मनकुंवर अभिलेख ये कहाँ पर तो प्रयागराज में है। तुमैन अभिलेख कहाँ पर तो मैनपुरी में नहीं, बल्कि ये कहाँ पर तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 80 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा बांग्लादेश से तो स्पर्श करती है किंतु म्यांमार से नहीं करती है, ठीक है, म्यांमार से नहीं करती है। तो ऑप्शन दिया है, ए दिया है त्रिपुरा दिया है, मणिपुर दिया है, मिजोरम दिया है, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखें तो क्या प्रश्न है कि एक राज्य की सीमा बांग्लादेश से स्पर्श करती है किंतु म्यांमार से नहीं करती, तो क्या है त्रिपुरा है। त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से तो स्पर्श करती है किंतु म्यांमार से नहीं करती है। तो बांग्लादेश से कौन कौन से भारतीय राज्य संबद्ध है देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, उसके बाद से असम है, फिर त्रिपुरा है, उसके बाद से मिजोरम है। वही म्यांमार से देखें तो म्यांमार से कौन कौन से जो है कि राज्य सीमा बनाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद से कौन सा है तो नागालैंड है, ठीक है, नागालैंड है, उसके बाद से कौन है तो ये मणिपुर है, फिर मणिपुर के बाद से मिजोरम है, ये सब जो है कि म्यांमार से लगती हैं। अब आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठार इरावदी तथा साल्वी नदियों के मध्य स्थित है। तो ए दिया है होई पठार दिया है, बी दिया है सान पठार दिया है, सी दिया है कोलेडम पठार दिया है, डी दिया है मलाया पठार दिया है। तो देखें तो कौन सा पठार जो है कि इरावदी तथा साल्वी नदी के मध्य स्थित है।
तो कौन सी पठार है, तो ये शान पठार है। कौन सा ये शान पठार, तो काशी क्या हो जाएगा, काशी का बी हो जाएगा। और देखें तो ये शान जो पठार है ये खनिज संसाधनों से भरपूर है। तो हम लोग एक बार जो सभी जो पठार हैं उसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन से और भी पठार हैं, क्योंकि जो है कि देखें तो यूपीपीसीएस और आरओ में जो है ये मिलाने के लिए दे देता है, मिलाने वाले प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखें तो कोलंबिया का पठार ये कहाँ पर है, तो कोलंबिया का पठार आपका अमेरिका में। ये कहाँ पर है, तो कोलंबिया का पठार आपका अमेरिका में। फिर उसके बाद दक्कन का पठार है कहाँ पर, दक्कन का पठार ये दक्षिणी भारत में। कहाँ पर है, तो दक्षिणी भारत में है। और भी देखें पठार तो कौन कौन से हैं, तो मेडगास्कर का पठार ये कहाँ पर, तो मेडगास्कर द्वीप में है। ईरान का पठार कहाँ पर, तो ये ईरान का पठार आपका ईरान में, एशिया माइनर का पठार भी बोला जाता है इसको। उसके बाद से तिब्बत का पठार है कहाँ पर, तो तिब्बत का पठार आपका हिमालय के उत्तर क्यूनून पर्वत के दक्षिण में। मेक्सिको का पठार है कहाँ पर, तो मेक्सिको में है। ब्राज़ील का पठार कहाँ पर, तो ब्राज़ील का पठार आपका दक्षिण अमेरिका का मध्य पूर्वी भाग में स्थित है। ग्रीनलैंड का पठार है कहाँ पर, तो ग्रीनलैंड का पठार आपका अंध महासागर का उत्तरी भाग में है। और कोलोराडो का पठार है कहाँ पर, तो कोलोराडो का पठार आपका एरिजोना तथा यूटा राज्य अमेरिका में है। और ऑस्ट्रेलिया का पठार है कहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया का पठार जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम है। कहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम है, ठीक है। और मेसेटा का पठार है कहाँ पर, तो मेसेटा का पठार आपका स्पेन में है। ये कहाँ पर, तो स्पेन के आइबेरियन द्वीप में है। आप लोग कमेंट जरूर करें कि आइबेरियन द्वीप किन किन से मिलकर के बनता है, आइबेरिया किसे किसे मिलकर बनता है। और आगे मंगोलिया का पठार है कहाँ पर, तो मंगोलिया गणराज्य में है। अलास्का का पठार है कहाँ पर, तो अलास्का कनाडा यूकान पठार में है। ग्रेट बेसिन का पठार है कहाँ पर, तो कोलंबिया नदी कोलोराडो नदी के मध्य है। बोलेविया का पठार है कहाँ पर, तो बोलेविया का पठार आपका बोलेविया के एंडीज पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित है। चियापस का पठार है कहाँ पर, तो चियापस का पठार आपका मेक्सिको दक्षिण में है, दक्षिणी मेक्सिको में है। इंडो चीन का पठार एक है, इंडो चीन का पठार तो ये कहाँ पर है, तो दक्षिण एशिया का पूर्वी प्रायद्वीप में है। अबिसिनिया का पठार है कहाँ पर, तो इथियोपिया तथा सोमालिया पूर्वी अफ्रीका में है। अरब का पठार कहाँ पर, तो अरब का पठार आपका दक्षिण पश्चिमी एशिया में। अंतोलिया का पठार कहाँ पर, तो ये तुर्की में है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखें। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से निम्नलिखित नदियों में सबसे दक्षिणतम है, कौन सी दक्षिणतम है। ये स्वर्णरेखा नदी दिया है, क्या दिया है, बी बैतरणी नदी दिया है, और डी दिया है ब्राह्मणी नदी दिया है, डी महानदी दिया है। तो देखें तो सबसे दक्षिण में कौन सी नदी है, तो कौन सी नदी है, तो ये महानदी है, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं जो है कि तो स्वर्ण नदी सबसे पहले, उसके बाद से स्वर्ण नदी के बाद से देखें तो कौन सी है, तो वैतरणी नदी है, वैतरणी है। उसके बाद से ब्राह्मणी है। आप लोग बताइएगा कि ये जो चारों जो नदियां हैं बता रहे हैं उसका जो है कि उद्गम कहाँ से होता है, वो कहाँ पे मिलती है, ज़रूर कमेंट करिएगा। और जो सबसे अंत में देखें तो ये कौन सी, तो महानदी है। सबसे अंत में देखें तो कौन सी नदी है, तो महानदी है, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा, 82 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। समान रूप से पृथ्वी पर आग्नेय शैल सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और पृथ्वी के भूपर्पटी का 2/3 भाग इन्हीं शैलों से बना हुआ है। तो देखें तो दोनों कथन और कारण सही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 83 का ए हो जाएगा, 83 का ए हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि आग्नेय शैल क्या होता है। चलिए देख लेते हैं आग्नेय शैल क्या होता है। तो आग्नेय शैल बता दें कि मैग्मा तथा लावा के जमने से क्या होता है, तो आग्नेय शैल का निर्माण होता है, ठीक है। मैग्मा तथा लावा के जमने से क्या होता है, तो आग्नेय शैल का निर्माण होता है। और देखें तो आग्नेय शैल को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। और इसके उदाहरण देखें कौन कौन से हैं, तो आग्नेय शैल के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ये बेसाल्ट हो गया, ठीक है, बेसाल्ट है। उसके बाद से ग्रेनाइट है, उसके बाद से पेग्माटाइट है, डायोराइट है, ग्रेबो, ये सब क्या है, तो आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। और आग्नेय चट्टान में देखें तो कठोर जीवाश्म रहित होता है। कैसा होता है, तो कठोर जीवाश्म रहित होता है। और आग्नेय चट्टान में क्या क्या पाए जाते हैं, तो ये चुंबकीय लोहा है, ठीक है, चुंबकीय लोहा पाया जाता है, निकेल पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, सीसा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, क्रोमाइट पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, सोना पाया जाता है, प्लेटिनम आदि सब पाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करता नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनें। तो एक और क्या दिया है, क्षेत्र दिया है, एक और अवस्थिति दिया है। तो न्यू इंग्लैंड ये कहाँ पर है, तो न्यू इंग्लैंड अवस्थिति कहाँ पर है, तो इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पर, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो क्या हो जाएगा, ये का आपका 3 हो जाएगा। जॉर्ज टाउन कहाँ पर, तो दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ पर, जॉर्ज टाउन दक्षिणी अमेरिका में। तो ए का 3, बी का 4। पूर्वी लंदन कहाँ पर, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका। मोनाको ये कहाँ पर, तो मोनाको आपका यूरोप में है। कहाँ पर, तो यूरोप में है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, ए का 3, बी का 4,
ए का 3, बी का 4, सी का 1 और क्या हो जाएगा डी का 2 हो जाएगा। तो आपका डी का 2 हो गया मोनाको, क्योंकि यूरोप में। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 84 नंबर का आपका ए हो जाएगा। 84 क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा मरुस्थल है, तो क्या दिया है, तो कौन सा इसमें ठंडा मरुस्थल है, तो ए दिया है कालाहारी, बी दिया है आटाकामा, सी दिया है नाफूत, एक और डी दिया है गोबी। तो देखें तो एक ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो इसमें गोबी जो मरुस्थल है सबसे ठंडा है। अब और हम लोग थोड़ा सा और भी जो मरुस्थल उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से और भी मरुस्थल हैं। तो देखें तो एक सहारा मरुस्थल है, कहाँ पर विस्तार है इसका देख लेते हैं। तो सहारा मरुस्थल का विस्तार कहाँ पर है, तो चाड में है। फिर उसके बाद से माली है, उसके बाद से नाइजर में भी इसका विस्तार क्षेत्र है। और देखें तो नाइजर है, सूडान है, उसके बाद से मिस्र है, वेस्टर्न सहारा है, ठीक है, मोरक्को है, लीबिया है। देखें तो सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है। उसके बाद से ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल में कौन कौन से, तो ग्रेट विक्टोरिया है। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से, तो ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, सिम्पसन है, स्टुअर्ट है, ये सब क्या है, तो रेगिस्तानी क्षेत्र शामिल है। उसके बाद से अरेबियन है कहाँ पर, तो सऊदी अरब में, इराक में, कुवैत में, कतर में, सब यमन में आदमी इसका विस्तार क्षेत्र है। गोबी कहाँ पर, तो मंगोलिया और चीन में। गोबी कहाँ पर, तो मंगोलिया और चीन में, ठीक है। गोबी का विस्तार कहाँ पर, तो मंगोलिया और चीन में। कालाहारी का कहाँ पर, तो कालाहारी का जो है कि बोत्सवाना अफ्रीका में। कहाँ पर, तो बोत्सवाना अफ्रीका में। तकला मकान है कहाँ पर, तकला मकान आपका चीन में है, ठीक है। उसके बाद से सोनूरोन कहाँ पर, तो सोनूरोन आपका अमेरिका और मेक्सिको में विस्तार क्षेत्र इसका। कहाँ पर, तो अमेरिका और मेक्सिको में इसका विस्तार क्षेत्र है। नाबीब कहाँ पर, तो नामीबिया में, ठीक है, नामीबिया में। काराकुम तो ये कहाँ पर, तुर्कमेनिस्तान में इसका विस्तार क्षेत्र है। थार का देखें तो ये कहाँ पर, तो उत्तर पश्चिमी तथा भारत पाकिस्तान में। अटकामा ये कहाँ पर, तो उत्तरी चिली में है, ठीक है, इसका विस्तार क्षेत्र है। उसके बाद से देखें तो जो है कौन सा है, तो काजिलकुम है। कौन सी है, तो काजिलकुम है। काजिलकुम का विस्तार कहाँ पर है, तो काजिलकुम का उज्बेकिस्तान तक कजाकिस्तान के पास है। दस्तेलूट कहाँ पर, तो ये पूर्वी ईरान में है। कहाँ पर, तो पूर्वी ईरान में है। मोजावे, ठीक है, मोजावे कहाँ पर, दक्षिणी कैलिफोर्निया में है। 10 सीते डे सेंचुरिया कहाँ पर, तो उत्तरी पश्चिमी पेरू में है। पेंटागोनिया ये कहाँ पर, तो अर्जेंटीना में है, ठीक है। पेंटागोनिया का कहाँ विस्तार है, तो अर्जेंटीना में। तो इस प्रकार हम लोग जो और भी जो मरुस्थल के बारे में जाने। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले मोंटाना होते हैं एक विशेष किस्म की घास। बी दिया है एक निग्रो प्रजाति, सी दिया है एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर स्थित वन, डी दिया है दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले हिरन प्रजाति। तो देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो जो एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर स्थित वन, तो उसको क्या कहते हैं, उसको मोंटाना का है। तो 86 क्या हो जाएगा, 86 का सी हो जाएगा, ठीक है, 86 एक सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं निम्न में से कौन सा एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं। तो ए दिया है 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम देशांतर, बी दिया है 90 डिग्री पूर्वी तथा 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, सी दिया है 90 डिग्री पश्चिमी तथा 180 पूर्वी देशांतर, डी दिया 180 पश्चिमी तथा 90 पूर्वी देशांतर। तो एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं कौन से, तो क्या हो जाएगा 180 पूर्व तथा 180 पश्चिमी देशांतर क्या करते हैं, तो एक ही को ये प्रदर्शित करते हैं। और जीरो देशांतर को प्रधान या मध्याह्न रेखा कहा जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा बेनेलक्स देशों में सम्मिलित नहीं है। तो देखें तो ए दिया है बेल्जियम दिया है, बी फिनलैंड दिया है, सी नीदरलैंड दिया है, डी लग्जमबर्ग दिया है। तो कौन सी इसमें सम्मिलित नहीं है, तो फिनलैंड जो है कि सम्मिलित नहीं है। तो बेनेलक्स में कौन कौन से देश आते हैं, तो आपका बेल्जियम है, उसके बाद नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है। तो बेनेलक्स देशों में सम्मिलित होते हैं, बल्कि फिनलैंड नहीं होता है। तो 88 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा त्वांग घाटी होकर से तिब्बत का मार्ग प्रदान करता है। तो ए दीफू दिया है, बी बाड़ालाचा दिया है, सी बोमडिला दिया है, डी यांग्याप दिया है। तो कौन सा दर्रा त्वांग घाटी से होकर तिब्बत का मार्ग प्रदान करता है, तो क्या हो जाएगा, बोमडिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोमडिला हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। और इस दर्रे से देखें तो क्या होता है, त्वांग घाटी होकर के तिब्बत मार्ग जाने का मार्ग प्रदान करता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 90 नंबर, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। ए दिया 61 अनुच्छेद 61 में, बी दिया अनुच्छेद 72 में, सी दिया अनुच्छेद 76 में, डी दिया अनुच्छेद 58 में। तो किसमें है राष्ट्रपति की शक्ति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो किसमें रखा गया है, तो 90 ये अनुच्छेद आर्टिकल 72 में, ठीक है, आर्टिकल 72 में। वहीं देखें तो आर्टिकल 61 में क्या है, तो आर्टिकल 61 में क्या है,
राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया है। और आर्टिकल 76 में क्या है, तो आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी से संबंधित है, भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। और आर्टिकल 58 में क्या है, तो आर्टिकल 58 में आपका राष्ट्रपति पद की योग्यता है, क्या है, राष्ट्रपति पद की योग्यता है। और 57 में क्या है, थोड़ा सा नीचे देखें तो आर्टिकल 57 में क्या है, तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। और आर्टिकल 55 में क्या है, तो आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। और 52 में क्या है, तो 52 में आर्टिकल 52 में क्या है, तो भारत का राष्ट्रपति से संबंधित है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 91 नंबर देख लेते हैं, प्रश्न क्या है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ माना जाता है, कब से माना जाता है, तो क्या दिया है, चुनाव के दिन से, शपथ ग्रहण के दिन से, नामांकन के दिन से, डी दिया है पूर्व राष्ट्रपति के अवकाश से। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो शपथ ग्रहण के दिन से। कान में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और वहीं आर्टिकल 56 के खंड 1 के अनुसार क्या है, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहेगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी, तो कब हुआ था, तो ए दिया 1952 में, बी दिया 1975 में, सी दिया 1995 में, डी दिया 1985 में। तो कब हुआ था, तो 1985 में। कब हुआ था, तो 1985 में। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा भारत में प्रथम बार क्या हुआ था, तो संवैधानिक मान्यता प्राप्त मिली थी किसको, तो राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है, तो ए दिया है 7वां तथा 31वां, बी दिया है 6वां और 22वां, सी दिया है 11वां तथा 42वां, डी दिया है 12वां तथा 38वां। तो देखें तो संवैधानिक संशोधनों में कौन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है, तो कौन सा है, तो ये 7वां और 31वां। क्या है, 7वां और 31वां जो है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने की से संबंधित है। अब आगे देख लेते हैं और बता दें कि जो है कि 1956 में जो 7वां संशोधन अधिनियम 1956 हुआ, उसमें क्या हुआ, तो लोकसभा की सदस्य 520 निश्चित की गई थी, लेकिन और वहीं 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सदस्य कितना है, तो 545 निश्चित की गई थी। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों की कुल संख्या निम्नलिखित में से किन 3 राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो क्या दिया है, ए महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश दिया है, बी बिहार, तमिलनाडु, मेघालय दिया है, सी दिया है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और त्रिपुरा दिया है, और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हरियाणा दिया है। तो देखें तो पहले हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो 80 हैं। कितनी है, तो लोकसभा की सीटें कितनी है, तो 80 हैं। और महाराष्ट्र में कितना है, तो महाराष्ट्र में आपका कितना है, तो महाराष्ट्र में 48 है। उसके बाद से कर्नाटक में कितना है, तो कर्नाटक में 28 सीट है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, दोनों मिला करके। और हिमाचल प्रदेश में कितना, तो हिमाचल प्रदेश में 4 है। तो इसमें इस प्रकार और तीनों मिला दिया तो क्या हो जाएगा, आपका 80 सीटें बराबर हो जाएंगी। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 94 का क्या हो जाएगा, 94 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम का आबाद होगा। तो किसमें कहा गया है, तो ये दिया है अनुच्छेद 19(1)(a) में, बी दिया है अनुच्छेद 279(a) में, सी दिया अनुच्छेद 300(a) में, डी दिया अनुच्छेद 301 में। तो इसमें कहा गया है तो 95 क्या हो जाएगा, आर्टिकल अनुच्छेद 301 में कहा गया है। ठीक है, किसमें कहा गया, तो अनुच्छेद 301 में कहा गया है। और 19(1)(a), तो 19 में क्या है आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, वही 300(a) में क्या है आप लोग ये भी कमेंट करिएगा। वही अनुच्छेद 279(a) में क्या है, तो 279(a) में क्या दिया हुआ है, तो आप लोग ये भी कमेंट करिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 300(a) में क्या है, तो देख लेते हैं क्या है। विधि के प्राधिकार, क्या है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, किसमें, तो अनुच्छेद 300(a) में है। ठीक है, और आप लोग और भी जो आर्टिकल हैं उसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है, तो ए दिया है बाहरी आक्रमण, बी दिया है सशस्त्र विद्रोह, सी दिया है केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर, डी दिया है संवैधानिक कठोरता के आधार पर। तो देखें तो किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है, तो किससे, तो केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर। तो क्या हो जाएगा, 96 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 96 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं और देखें तो आपात उपबंध किससे संबंधित, संविधान के भाग 18 से, जो जिसमें आर्टिकल कितना है, तो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक है उल्लिखित है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी अर्हताएं उपराष्ट्रपति पद हेतु अनिवार्य है, तो वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित हो, सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है कि उपराष्ट्रपति हेतु अनिवार्य है
ठीक है, तो वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अरिहंत हो, सार्वजनिक प्राधिकरण तहत किसी लाभ के पद पर न हो, और 30 वर्ष नहीं बल्कि कितना, तो 35 वर्ष क्या क्या निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। क्या है? इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में की गई थी। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा करते हैं। तो देखें तो इसमें कौन सा सत्य है, तो देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1993 में की गई, तो ये सही है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि 103वें नहीं बल्कि कितने, तो 102वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसके सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं, तो ये सही दिया हुआ, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है? ए सेकेंड दिया है, बी मोल दिया है, सी एम्पियर दिया है, डी न्यूटन दिया है। तो क्या है, कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है? तो ये न्यूटन नहीं है, ठीक है, न्यूटन नहीं है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देख लेते हैं। ठोस पदार्थों में क्या है, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण किस विधि द्वारा होता है? ए संवहन दिया है, बी विकिरण दिया है, सी चालन दिया है, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखें तो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान में संचरण किससे होता है? तो ये चालन से होता है। किससे होता है? चालन से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। तो आज के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।